तो अभी भी गाँव देहातों में जब आप जाएँगे तो वहाँ पे ना कोई लक्ष्मण नहीं कहता है, सब लोग ना लखन कहते हैं। क्योंकि लखन ना पाली-पाकित का नाम है और इसीलिए जो जातक कथाएँ हैं उसमें भी आपको लक्ष्मण नाम नहीं मिलेगा क्योंकि लक्ष्मण जो ध्वनि है ये बहुत बाद में आई है। पिछले 1000 साल के अंदर ये ध्वनि आई है, जबकि और वो भी किसमें आई है तो सिर्फ़ संस्कृताइज़ ग्रंथों में आई है, जो मुगल काल में, अंग्रेज़ों के काल में लिखे गए हैं। उससे पहले आप देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो लखन या लखन कहा जाता है और ये ध्वनि काफ़ी प्राचीन है, पाली-पाकित है और इसीलिए इस देश की जन-जन में व्याप्त है। तो ये जो आप आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं लखन जातक, इसकी इस कहानी में लखन जो है कोई इंसान का नाम नहीं है, बल्कि एक हिरन है। और जातक कथाओं का आप पैटर्न जानते हैं, ये पैटर्न मैं पहले भी बताया हूँ, आज फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इसमें अक्सर हाँ, जीव-जंतुओं से भी की कहानियाँ दिखाई जाएँगी। एक वर्तमान कथा दिखाई जाएँगी। कोई भिक्षु जो हैं, वो एक वर्तमान कथा को लिखते हैं और वर्तमान कथा में बुद्ध का एक प्रसंग दिखाया जाएगा और फिर ये बुद्ध के ही माध्यम से उस घटना से रिलेटेड एक प्रीवियस कथा कथा दिखाई जाएगी, जो कि बताया जाएगा कि और फिर उन दोनों को कनेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो मूल और वर्तमान कथा है, पहले वो मैं दिखाऊँगा, फिर उसकी अतीत कथा दिखाऊँगा और किस तरह से लखन जातक कथा आगे बढ़ती है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। लोगों को सीधे-सीधे ले चलता हूँ जातक कथाओं पे और मैंने आप लोगों को 10 जातक कथाएँ अब तक सुनाई हैं। आज हम 11वीं जातक कथा सुनाएँगे, लखन जातक कथा जो सील वर्ग में आता है। पहला परिच्छेद के सील वर्ग में आता है और यहाँ पे ज़िक्र हुआ है, अभी तक आपको मैंने आम्रवन के बारे में बताया था, मैंने आप लोगों को जेतवन के बारे में बताया था। आज हम चर्चा करेंगे वेलू वन के बारे में। ये सब वन क्या होते थे? ब्राह्मणिकल ग्रंथों में वनों में राक्षस रहते थे। राम जाते हैं, ब्राह्मणिकल कहानियाँ पढ़ेंगे, राम-वाम जाते थे तो उनको ना राक्षस मिलते थे, तीर निकाल देते, मार देते थे, हत्या कर देते थे। बुद्धिज़्म की कहानियाँ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो वन है, वो बेसिकली बुद्धिस्ट लोगों के रहने का स्थान था और उनको वन कहा जाता था। जैसे जेत वन, जैसे आम्र वन, जैसे वेलु वन और इन वनों में कौन रहता था? बुद्धिस्ट लोग रहते थे, बहुत ही ज्ञानी लोग रहते थे, बहुत ही प्रकांड विद्वान लोग रहते थे, एनलाइटेंड लोग रहते थे, बुद्धिस्ट भिक्षु बेसिकली बुद्धिस्ट भिक्षु लोग रहते थे। तो यहाँ पे जो ब्राह्मणिकल ग्रंथ आप सब जानते हैं कि कैसे बुद्धिज़्म को ही कैसे नीच शूद्र बताया गया, उनके ही विद्वानों को किस तरह से डाउनग्रेड करने के लिए असुर बताने की कोशिश हुई है। शायद ये भी एक कारण रहा होगा कि वनों में इनके लोगों को हमेशा राक्षस मिल जाते थे और बुद्धिज़्म में तो वनों में हमेशा भिक्षु लोग रहते थे। तो ख़ास बात ये है कि इन लोगों को वनों में कोई भी बुद्ध, पूर्व बुद्ध इनकी कहानियों में नहीं मिलता है, लेकिन हमेशा ही राक्षस मिलते थे। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि राजगृह के समीप वेलुवन में ये बात कही गई है और ये कहानी जो है ना देवदत्त पे आई है। देवदत्त कौन था? देवदत्त को कहा गया है कि वो बुद्ध का चचेरा भाई था, कज़न ब्रदर था। बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन था। आप जानते हैं कि ये कॉम्पिटिशन ज़िंदगी के अंतिम छोर तक गया यानी जब तक देवदत्त मर नहीं गया, तब तक वो बुद्ध से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था, उनकी बातों से। उसे हमेशा इस बात का वो रहता था कि हम जो है ना अ, जो बुद्ध जो-जो काम करते थे, उसे लगता था कि फ्री की क्रेडिट हम ले लें। बुद्ध ने जब घर पे थे, जब वो तीर में धुरंधर थे, जब उसमें टॉप करते थे, सारे एग्ज़ाम्स में वो एक बार हाथी की प्रतियोगिता हुई थी और हाथी की प्रतियोगिता में उन्होंने हाथी को हरा दिया था बुद्ध को और देवदत्त नहीं हरा पाया था, तब देवदत्त को बड़ा खला था। एक कहानी आती है जब हंस वाले को उसने मार दिया था तीर से, बुद्धा ने बचा लिया था, तो सिद्धार्थ सिद्धार्थ ने, तो यासुकिति ने, तब उसको बड़ा दर्द हुआ था। ऐसे तमाम तरह के प्रसंग आते गए जहाँ हर बार वो मुँह की खाता था और हमेशा चिढ़ा-सा रहता था। आखिर में जब तथागत बुद्ध एनलाइटेंड होते हैं और जब वो अपनी संघ बनाते हैं, तो वो देखिए वहाँ भी पहुँचता है।
और बुद्ध धम्म में घुसता है। उसके पहले 27 पूर्व बुद्धों को मानता था, लेकिन फिर वो 28वें बुद्ध में की फिर शरण में जाता है और लास्ट में पहुँच जाता है, बुद्ध को 5 वो देता है, मतलब प्रस्ताव पारित करता है, बहुत दिन तक रहते-रहते कि बुद्धा संघ में ये 5 जो हमारे नियम है इसको पारित कर दीजिए। तो बुद्ध उसको बड़ा ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, उसमें से एक जो बात थी ना वो थी कंप्लीट वेजिटेरियन। जैसे आज जो जैन लोग हैं, वही देवदत्त का वो नियम प्रॉपर पालन करते हैं। वो बुद्धा को सजेशन करता है, बुद्ध उसको इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि ये ना प्रैक्टिकल नहीं है। कोई व्यक्ति जो है वो कंप्लीट वेजिटेरियन बन जाए, ये प्रैक्टिकल ही नहीं है, मैं इसको अस्वीकार करता हूँ। और वो स्ट्रिक्ट बनाना चाहता था। देखेंगे आप आज की डेट में जो जैन लोग हैं, वो बड़े स्ट्रिक्ट नियम पालन करते हैं। शाम को ही नाक-वाक पे पूरा कपड़ा बाँध लेंगे, कोई जीव-जंतु नाक में ना चला जाए, कान में ना चला जाए, मर-वर ना जाए। खाना नहीं बनाएँगे रात को, कोई जीव-जंतु ना बड़े स्ट्रिक्ट नियम वो चाहता था, बुद्धा ने उसको इनकार कर दिया था। आज की डेट में वो सारे नियम जैन लोग पालन करते हैं। ये जो देवदत्त था, उसकी इसमें कहानी जातकों में जो 543-44 हैं, 47 लगभग 550 के करीब मानी जाती है। तो इनमें से कई जातक कथाएँ देवदत्त और तथागत बुद्ध से रिलेटेड बनाई गई हैं। जिसमें से आप देखेंगे खंडाल जातक, इसमें साफ-साफ दिखाया गया है कि कैसे देवदत्त जो है तथागत बुद्ध को मारने की कोशिश करता है। कैसे धनपाल हाथी जो है चुल हंस जातक में दिखाया गया है, हाथी भेजा जाता है मारने के लिए, देवदत्त का काम। तो फिर इसके अलावा आप देखेंगे तो कैसे वो समुद्रवाणी जातक की भी चर्चा आएगी, जिसमें देवदत्त जो है कैसे मारते-मारते खुद ही मौत का शिकार हो जाता है। तो ये सारी जातकें जो हैं इ मैं आगे जब करूँगा स्ट्रीम उसमें तो दिखाऊँगा। आज जो ये लखन जातक है, ये इसमें देवदत्त का क्या रोल है, वो आज मैं बताने जा रहा हूँ। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, वर्तमान कथा, क्या ऐसा सिचुएशन बनता है? तो देवदत्त क्या करता है कि भगवान यानी कि तथागत बुद्ध को ही भगवान कहा गया है। भगवान शब्द अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप तथागत बुद्ध का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, वो डेडिकेटेड वर्ड है। तथागत बुद्ध के लिए भगवान या भगवान शब्द पूरी तरह से डेडिकेटेड वर्ड है कि वो बुद्ध को ही कहा गया है। और इतिहास में अब लोग किसी के लिए भी जोड़ लेते हैं, तो जोड़ना है जिसको जोड़ लीजिए, लेकिन एक्चुअल में तथागत बुद्ध के लिए ही वो शब्द है, डेडिकेटेड शब्द है। तो वो 5 अपनी बातें स्वीकार करने की प्रार्थना किया गया था वही तथागत बुद्ध के पास, और उसकी पाँचों बातें जो है ना वो सही नहीं थी, स्वीकार करना है। अब उसकी क्या 5 बातें थी, इस पर मैं फर्दर जब डिटेल ले आऊँगा, जब मैं देवदत्त और तथागत बुद्ध की बात करूँगा तब। लेकिन इस जातक में वो पोर्शन नहीं है, इसीलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। अनावश्यक रूप से हमको दूसरे जातक की कथा दूसरे में नहीं बतानी है, इसीलिए मैं उसको लिमिट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आती है कि वो पाँचें बातें जो है अस्वीकृत कर देते हैं। तो वो क्या करता है, गुस्सा होता है। जब गुस्सा होता है तो करता क्या है वो, सोचता है कि अगर बुद्ध हमारी बात नहीं मान रहे हैं, तो ये जो भिक्षु आए हैं सब, जो श्रमणेर लोग हैं, नए-नए जो भिक्षु बने हुए हैं, उनमें तो मेरा रुतबा है कि बुद्ध का भाई हूँ और बुद्ध के बाद मेरा ही स्थान है। तो मैं ना अपने इस पावर का इस्तेमाल करके फोड़ दूँगा मैं संघ को, और संघ को तोड़ दूँगा और तोड़ के मैं इन सबको ले जाके अपना संघ बनाऊँगा, जो बुद्ध से भी आगे जाएगा और लोग मेरी ही बातें मानेंगे। मतलब वो चाहता था कि लोग प्रॉपर वेजिटेरियन बन के रहें, प्रॉपर अहिंसावादी बन जाएँ, प्रॉपर हर एक चीज़ जो है एकदम स्ट्रिक्ट चाहता था। जैसे आज की डेट में किसी किसी लोगों को बड़ा गुस्सा आता है तेज़ी से, ऐसा ही हो, रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं, मॉब लिंचिंग कर दो, मार दो, काट दो, एकदम तमतमा जाते हैं। जैसे कोई मुस्लिम्स थे, लेके जा रहे थे, मांस लेके जा रहे थे, उनके पास रिसिप्ट वगैरह थी। अभी तुरंत की घटना 1-2 दिन पहले की। उनके पास रिसिप्ट है कि भैया ये गोमांस नहीं है, फिर भी लिंचिंग किए जा रही हैं, मार रहे हैं, सब बेचारे जान बचा के किसी तरह भाग रहे हैं। टूट पड़ रही है भीड़, ये जानते हुए भी कि भैया इसके पास जो रिसिप्ट है गोमांस नहीं है,
लेकिन फिर भी उसकी हत्या पर उतारू हैं। इतना लोगों में गुस्सा आ गया है। किसके प्रति? गौमांस से? नहीं, इस्लाम से। वो अलग बात है कि हकीकत आपको पूरा पेज नहीं दिखाया जा रहा है कि रामतनु पांडे से लेके बीरबल से लेके सब लोग बैठ के अकबर के दरबार में कौन-सी क्रिया करते थे। ऐसे तमाम उदाहरण हम तो दिखा ही चुके हैं। लोगों को नहीं पता है तो इस समय देखिए क्या चीज़ की जा रही है। ख़ैर, तो यहाँ पे वो क्या करता है कि कहता है कि अब ना हम फूट डालेंगे और ये जो नए-नए साम्राज्य बने हैं, उनको प्रभावित करके उनको संघ को तोड़ देंगे। तो आपको याद होगा सम्राट अशोक ने एक इंस्क्रिप्शन लिखवाया, पिलर इंस्क्रिप्शन, और उसमें वो बोले थे कि जो भी संघ को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसको ना सफ़ेद कपड़ा पहना के निकाल देंगे, देश निकाला दे देंगे। तो आपको याद होगा कि मनुस्मृति जब ब्राह्मणों ने लिखा था, तो यही नियम अपने लिए लिख दिया कि भैया हमको ना ब्राह्मणों को आप हत्या नहीं कर सकते हैं भई। आप ना ज़्यादा से ज़्यादा हमको ना देश निकाला दे देना, हमको हत्या मत करना। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे आप कि सम्राट अशोक बाद में हैं। बुद्ध के 218 साल बाद राज्याभिषेक होता है सम्राट अशोक का। लेकिन उनके समय में भी भिक्षु संघ को तोड़ने की कोशिश हो रही है और जातक कथाओं में ये बात मिलता है कि बुद्ध के समय में भी देवदत्त ये काम किया करता था। यानी देवदत्त के जो अनुयायी हैं वो हमेशा से ज़िंदा थे। हमेशा से रहे हैं। जो भिक्षु संघ को हमेशा ही तोड़ने की कोशिश करते रहेंगे, हमेशा भीतर घुस जाएँगे, कुछ ऐसा अटपटांग काम करेंगे, फिर कुछ जो नए-नए लोग हैं उनको भ्रमित करेंगे, तोड़-फाड़ करेंगे। अगर मान लीजिए कि आप महाबोधि, महास्ट्राइक के लिए बैठेंगे तो उसमें कोई न कोई देवदत्त बन के निकलेगा ही निकलेगा और उसको तोड़-फोड़ करके कुछ किसी कोई एक मौका निकाल के कुछ न कुछ करने की ऐसी कोशिश करेगा, या आप किसी भी तरह से जो भिक्षु संघ है, कहीं भी कोई संघ है जहाँ बैठेगा, जहाँ पे आधे लोग एक बात के लिए और बाकी के आधे लोग उनको किसी दूसरे बात के लिए भड़का देगा, तोड़ देगा। तो सम्राट अशोक ने देखा अपने समय में, तब उन्होंने इंस्क्रिप्शन लिखवाया था कि मैं ये सज़ा दूँगा। तो यहाँ पे उसने यही किया देवदत्त ने, तोड़ लिया और तोड़ के फिर क्या किया, 500 भिक्षु लोगों को, जो नए-नए लोग थे उनको तोड़ लिया और तोड़ के लेके चला गया गया शीर्ष पर। गया शीर्ष मतलब पर्वत का शीर्ष। जो पर्वत का माउंटेन था, उसके जो शिखर था, उस पर पहाड़ों पर लेके चला गया। तो जब वहाँ लेके चला गया तब क्या हुआ कि कुछ भिक्षु लोग थे, उसमें से उन लोगों को धीरे-धीरे समझ में आया कि यार संघ तो बनाया था तथागत बुद्ध ने और ये कुछ ज़्यादा हम लोग को स्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है। हम लोग इसके चक्कर में आ गए हैं, लेकिन हम तो बुद्ध से, तथागत बुद्ध से तो कट गए। तथागत बुद्ध ही की ही तो मान्यता थी। हम लोग तो तथागत बुद्ध के पास आए थे। हम लोग कहाँ हैं इसके चक्कर में, उन लोगों को थोड़ी-थोड़ी बात समझ में आने लगी। तो जब ये बात तथागत बुद्ध ने छोड़ रखा था, उन्होंने पहले वेट किया कि कितना समय तक कोई भ्रमित रह सकता है। भई आप किसी को नशा करा दोगे, किसी का ब्रेन वॉश कर दोगे तो हो सकता है 1 महीना रहे, 2 महीना रहे, कुछ समय बाद तो अकल आएगी ही आएगी। तो जैसे ही भिक्षुओं को अकल आई, तथागत बुद्ध ने जैसे ही पारा समझ लिया कि अब पारा थोड़ा सही हो रहा है, तब उन्होंने क्या किया कि जो सारीपुत्र थे, उनको बुलवाया। उनके जो प्रधान शिष्य थे, सारीपुत्र थे, उनको बुलवाया। और कहा कि देखो तुम्हारे साथ ही 500 भिक्षु जो थे, भिक्षुगण, उनको देवदत्त जो है वो अपने मत में बता के कि मेरा मत बढ़िया है, लेके गया है। तो तुम जाओ, उसके पास जाओ और देखो उन लोगों को कुछ अकल आ गई है, ऐसे इनपुट्स आ रहे हैं, तो जाके देखो। तो तुम बहुत से भिक्षुओं के साथ वहाँ जाओ और उन्हें धर्मोपदेश तथा मार्गफल का बोध करवा साथ ले आओ। भेज दिए तथागत बुद्ध। अब वो जाते हैं सब गया शीश पे, पर्वत के शिखर पे जहाँ पे रहता था वहाँ पे गए और उन्हें धर्मोपदेश द्वारा मार्ग फल का अवबोध करवा फिर एक दिन रूढ़ोदय के समय उन भिक्षुओं को साथ लेकर वेलुवन चले आए। उन गए, उनको बताएं तथागत के नियम ये हैं, वो हैं। जब सारी चीज़ें बताएँ, उन भिक्षु लोगों को ये बात समझ में आ गई और जैसे ही ये बातें समझ में आ गई, वो उनके साथ चले आए। जब सारीपुत अस्थवीर जो हैं, जब वेलुवन में आते हैं, वेलुवन राजगीर में है। आज का जो मगध क्षेत्र आप देखते हैं, राजगीर देखते हैं, वो क्षेत्र था। तो जब वहाँ पे आते हैं, तो तथागत बुद्ध को प्रणाम करते हैं, सब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो जितने भी भिक्षुगण लोग थे वहाँ पे जो पहले से, वो लोग बड़ा प्रशंसा करते हैं। किसकी? अस्थवीर की, यानी सारीपुत्र की। और तथागत बुद्ध से कहते हैं, भंते, हमारे ज्येष्ठ भ्राता कौन? धर्म सेनापति यानी कि सारीपुत्र,
ये 500 भिक्षुओं को देखिए लेके आए हैं, इनके बीच में कितना सुंदर लग रहे हैं। लेकिन देवदत्त तो अनुयायियों जो लेके गया था सारे, अब अकेला रह गया, बिना अनुयायी के रह गया वहाँ पे। तो व जो तथागत बुद्ध थे, वो क्या कहते हैं भिक्षुओं, जाति संघ के बीच में आते हुए सारिपुत्र केवल अब ही सुंदर नहीं लगते, पहले भी यह शोभा देते थे और देवदत्त केवल अब ही बेजमाती नहीं हुआ, पहले भी हुआ है। मतलब वो बोलते हैं कि ये पहली बार कोई घटना नहीं है, हमेशा ही इन चीज़ों को जहाँ पे किसी को आश्चर्य लगता था, तो तथागत बुद्ध का ऐसा संदेश था कि हमेशा ही उसको कभी ये मत कहो, वो चमत्कार मतलब लोग होता है ना कि अच्छा इन्होंने ऐसा किया, वाह! क्या चमत्कारी हैं, इन्होंने ऐसा कर डाला। बुद्धिज़्म ने लोगों को सिखाया चमत्कार-वमत्कार कोई चीज़ नहीं होती है और कोई घटना घट रही है अचानक से पहली बार नहीं घटी है, इस तरह की चीज़ें पहले भी घटी है, नॉर्मल चीज़ें हैं भई। हम लोगों को ये सारी चीज़ें हमेशा करते रहनी है। ये नहीं है कि ये सोच के बैठ गए कि अरे तथागत बुद्ध में बड़ा पावर है, देखो इन्होंने ऐसे समझाया, ऐसे कर दिया। या सारिपुत्र में क्या कमाल का टैलेंट है, सारिपुत्र ने ये कर दिखाया। और जैसे आप सोच लोगे तो आप क्या करोगे ना, आप काम करना छोड़ दोगे। आप बैठ जाओगे, इंतज़ार करोगे कहीं बाबा साहब पैदा हों, कहीं बुद्ध पैदा हों, कहीं सारिपुत्र पैदा हो, कहीं मोगदलियान पैदा हों, कहीं धम्मकिति पैदा हों, कहीं अश्वघोष पैदा हों, नारायण पैदा हो, नागार्जुन पैदा हों, देव पैदा हों। चंद्रकिति पैदा हो, बस आप बैठ के सोचते रह जाइएगा और सोचते-सोचते आप कुछ नहीं कर पाइएगा, इंतज़ार करते रहिएगा। ब्रह्मनिज़्म यही तो बाद में किया, बैठा दिया सब लोगों को। जिस चीज़ को तथागत बुद्ध हमेशा नॉर्मलाइज़ करते थे, बुद्धिज़्म हमेशा नॉर्मलाइज़ करता था, उसी को उसने अवतारवाद बना दिया क्या हम तो कामचोर हैं, तुम भी कामचोर बनो। जो कुछ करना है सब ऊपर वाला देखता है, वही आएगा, जन्म लेगा, वो करेगा। हैं? अपनी जान बचाना है तब मुजरा भी गा देंगे अकबर के दरबार में बैठ के, यही ना बनाया? क्या किया उसने? कामचोरी। सब बैठो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब ऊपर वाला करता है, पत्ता भी उसके बिना नहीं हिलता है। जबकि बुद्धिज़्म क्या कहता है कि ये सारी चीज़ें पहले भी घटी हैं, अब भी घट रही हैं, हम लोगों को लगातार मेहनत करते रहने की ज़रूरत है। वो बुद्धिज़्म बताता है। तो उन्होंने अब अतीत कथा यहाँ पे भिक्षुगढ़ जिन्होंने भी ये लिखा, अब अतीत में ले जाते हैं इसको कि देखो पहले भी इस तरह की घटनाएँ कैसे घटी थी। अब उसमें क्या बताया जाता है, पूर्व समय में मगध देश के राजगृह नगर में कोई मगध नरेश राज्य करते थे। तो इसमें मगध की चर्चा आई है यानी मगध नाम जो है उस समय के करीब पुराना नाम है और उस समय जिस समय मगध नरेश राज्य चल रहा था उस समय बोधिसत्व जो हैं वो मृग की योनि में जन्म लिए थे। यानी ये कहानी दिखाई जा रही है कि जो हिरण होते हैं, हिरणों में एक बहुत चतुर चालाक हिरन जन्म लिया था, उसकी बेसिकली कहानी है और उसको एक बोधिसत्व की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है ना? बोधिसत्व मतलब किसी भी जीव-जंतु में अगर कोई चतुर चालाक प्राणी है, जिसका मोटिवेशनल हम कहानी सुना रहे हैं, तो उसको एज़ ए बोधिसत्व कंसीडर किया जाता था। तो उसको बताया जाता है कि बोधिसत्व जो है एक मृग योनि में थे। अब उसकी कहानी शुरू होगी कैसे? तो कहते हैं बड़े होकर वह 1000 मृगों के साथ दल में वास करते थे। पूरे 1000 के साथ वो रहते थे। जैसे-जैसे वो आगे बढ़ते गए, फिर आगे उनके 2 बच्चे हुए। उसमें से एक का नाम लखन था और दूसरे का नाम काल था। तो अब ये बूढ़ा होने लगे, जो बोधिसत्व थे। जब बूढ़ा होने लगे, तो उन्होंने बोला अपने बच्चों से, दोनों बच्चों को बुलाया, लखन को और काल को। कहा कि देखो अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब तुम लोग जो है ना इस गण को सँभालो। ये जो गणपति जो शब्द है ना ये बुद्धिज़्म का है। गण मतलब आपके जो लोग हैं उसको गण कहा जाता है, पति मतलब उनमें से जो श्रेष्ठ है, जो उनका कप्तान है, जो उनका सरदार है, उसको कहा जाता था ये गणपति हैं। तो आज भी क्या कहते हैं गणपति बप्पा मोरया मतलब जो जितने भी गणपति लोग हैं, उन सबका बप्पा कौन है? बप्पा कौन है? मौर्या, मौर्य को। तो देख लीजिएगा इसका मीनिंग लमसम में। अब यहाँ पे क्या होता है कि उसको कहते हैं कि भैया चलो मृगगण को तुम सँभालो, अब 1000 की कैपेबिलिटी थी तो 500 में डिवाइड कर दिया। 500, 500 में और लखन को कहा कि 500 मृग को तुम सँभालो, 500 मृग को तुम सँभालो। अब यहाँ पे इस कहानी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मृग के अंदर की अब एक कहानी बताई जा रही है और यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि जो मैंने जैसा कि टाइटल भी रखा हुआ है
कि बहुजनों अगर आप एकता में नहीं रहोगे, तो आप जो है ना खुद तो तोड़ोगे ही तोड़ोगे। समझ ना अपने स्वार्थ के लिए एकता तोड़ोगे ना तो पूरा समाज तोड़ दोगे और यही कारण है कि बहुजन समाज इतने समय तक लगातार पीछे रहा इसका कारण और कोई नहीं है। बहुजन समाज के ही कुछ स्वार्थी लोग हैं। आज भी बहुत सारे स्वार्थी हैं, जो लीडर तो बन जाते हैं पर उनको पता नहीं है कि अपने लोगों को हमें लेके कैसे चलना है। तो ये जातक कथा से आप सीख सकते हैं, इसको ध्यान से समझेंगे कि आपके जो गण हैं, आपके जो लोग हैं, उनके एक-एक जान की कीमत कितनी बड़ी है, उनको कैसे बचाना है, वही असली लीडर होता है। यानी कि आज की भी डेट में कोई भी बहुजन है एससी, एसटी, ओबीसी का, अगर वो किसी भी बहुजन के जान की कीमत को नहीं समझता, उनके एजुकेशन, शिक्षा या उनके हर एक तरह की सुख-सुविधा की बातें अगर वो नहीं देखता, सिर्फ़ अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए बहुजनों को कहीं भी चढ़ा दे रहा है, तो वो आपका लीडर नहीं है। ये कहानी आप आगे ऐसे ही बढ़ेगी, आप देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे क्या होती है कि पहले जब फसल पकती थी, तो जब फसल पकती थी, तो हिरन सब खेत में पहुँच जाते थे, खा जाते थे फसल को। तो जो इंसान होते थे उनको उनको तो भई फसल बचाना था, पशु-पंछी खा गया, तो वो क्या करते थे गड्ढे खोद देंगे, ऐसे गुलाल वगैरह सब गुलेल लेके आएँगे। गुलेल आप समझते हैं ना जो लकड़ी का बनाया जाता है, रबर-वबर कुछ स्ट्रेचेबल ऐसे दिया जाता है, पत्थर खींच के मारा जाता है, इस तरह की चीज़ें बनाएँगे। कूटपास बनाएँगे, कुछ इस तरह से जाला वगैरह कि इसमें फँस जाए जीव-जंतु। काँटा वगैरह लगा देंगे जिससे ये चुभ हो जाए और ये सब मरोड़ जाए, फिर पकड़ के मार के खा भी जाते थे। तो इस तरह के तमाम चीज़ें करते थे, तो हमेशा ही मृग की जान को खतरा रहता था उस समय। अब यहाँ पे होता क्या है कि दोनों को 500-500 मिल गए और जो बोधिसत्व है, यानी जो चतुर चालाक जो मृग है, वो कहता है कि हम तो कहाँ जाएँगे, हम तो इसी जगह पे रहेंगे, तुम लोग अपने गण को ले जाओ आधा-आधा बाँट के सँभालो इन लोगों की ज़िंदगियाँ। तो अब वो क्या करते हैं कि कहते हैं कि देखो फसल पकने का तो समय आ गया है। मेरे दोनों बेटों एक काम करो तुम लोग, इनको लेके ना तुम लोग चले जाओ पहाड़ों पे, जंगलों में चले जाओ। फसल पकने का समय है, जब पक जाएगा ना तब तुम लोग आना। तो जो बड़ा बेटा रहता है लखन, कहता है कि ठीक है और जो छोटा बेटा रहता है काल, वो कहता है कि बहुत अच्छा, अपने पिताजी के वचन लेके कहता है कि हम लेके जाएँगे, आगे जाता है। तो वो क्या करता है कि जब पहाड़ पर चढ़ने को जाता है, तो बिल्कुल सोचता नहीं है। बस ये सोचता है पिताजी ने कह दिया है कि लेके जाना है, पहाड़ पे चढ़ जाना है, जंगल में जाके रहना है, पहाड़ों पे रहना है, फसल पकेगी तब आना है, तो चलो हम चलते हैं। और इंसानों का काम क्या था कि वो तो इंतज़ार करते थे कि अच्छा, अब ये जो सीज़न आया है, इसमें जब हिरन जो है पहाड़-वहाड़ पे चढ़ेगा, तो हम लोग उसका शिकार करेंगे, शिकार करके मार-वार के लेके जाएँगे। तो जैसे ही हिरन सब चढ़ने जाते हैं, इंसान जो है शिकार करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे हिरन मारे जाते हैं, मुश्किल से कुछ ही हिरन बचते हैं जिसको जो काल है उसको ऊपर पहाड़ पर ले जा पाता है। और इधर दूसरी तरफ जो पहला बेटा था लखन, वो क्या करता है वो दिमाग लगाता है, कहता है कि पिताजी ने कह तो दिया है, लेकिन सँभालना तो हमको है। अगर मैं किसी भी टाइम में चलूँगा तो इंसान तो दिन में सोता है, शाम को भी जगा रहता है, सुबह में भी जगा रहता है और अगर मैं लेके जाऊँगा तो हमको मार देगा। पिताजी का तो बड़े आसान काम था कि वो तो कह दिए, उनका काम आदेश देना था, लेकिन सही ढंग से हमको अपने लोगों को लेके जाना है, हमको क्या करना चाहिए? तो सोचा कि इंसान जो है ना आधी रात में बड़ा खर्राटा मार के सोता है। आधी रात तय किया। आपको याद है महाबोधि महाविहार में जब प्रोटेस्ट चल रहा था, तब पुलिस कब पहुँची थी? आधी रात में पहुँचती है। समझ रहे हैं ना? मतलब आज की जो पुलिस आधी रात में पहुँचती है, वो कहाँ से सीखी है? ये सोचिए 2600 साल पुरानी कहानियाँ हैं। उसमें ये बताया जा रहा है कि एक इंसान जो है, इंसानों की कमज़ोरी बताई जा रही है कि किस समय सोता है इंसान और हमें उनकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा के कब हमें उनसे आगे निकलना है।
तो ये आप यही प्रैक्टिस जो है इस जातक का, ये जो कहा गया है कि जो लखन ने जो दिमाग लगाया, यही ठीक दिमाग आज की पुलिस व्यवस्था लगाती है। आप पता लगाइए, रेड मारने का, उनके टाइम का, आधी रात में। दीदी निर्देश सिंह थी, उनके यहाँ जब ये लोग गए थे, कुछ मामला-वामला हुआ था आधी रात में। तो यहाँ पे अब क्या कहता है, वो दिमाग लगाता है कि भैया हम ना सीधे आधी रात में निकलेंगे, जब ये सब उसमें होंगे, नींद में होंगे। तो निकलता है, फिर वो कभी भी गाँव के पास से नहीं निकलता है कि अगर हम इनके गाँव के पास से निकलेंगे, वो जो था काल, वो गाँव के पास से निकलता था, किसी की भी नज़र पड़ गई, अरे! वो टाइम भी नहीं देखता था, सुबह कभी चल दिया, कभी दोपहर चल दिया, मार देते थे सब। तो एकदम रात को निकलेंगे, गाँव से नहीं, दूर-दूर से साइड से आएँगे, ताकि इन लोगों को कानो-कान खबर ना हो। और फिर वो अपने सारे लोगों को बिना जान गँवाए हुए पहाड़ पर लेके चला जाता है। फिर वहाँ पे आराम से 4-5 महीने रहता है, और वो जो बड़ा भाई है वो अपना जो लेके गया है, कुछ बचे रहते हैं, छोटा भाई रहे वो कुछ ले लोगों को बचाया रहता है, वो लोग भी 4-5 महीने रहते हैं। जब फसल पकता है तो आते हैं। अब वो जो काल है, उतरते समय भी इस बात का ध्यान नहीं रखता है, सबक नहीं सीखता है, और ऐसे ही आता है, और उन सबको पता रहता है कि अच्छा इस समय में तो हिरन सब उतरते हैं, देखते हैं कि कुछ दिख रहा है, मार-वार देते हैं सब। बस वही एक काल बच पाता है किसी तरह, बच के पहुँचता है अपने पिताजी के पास, बोधिसत्व के पास। जो लखन है, वो क्या करता है, अब की बार फिर से दिमाग लगाता है कि हमको किस तरह से उतरना है, किस टाइमिंग में उतरना है, सारा चीज़ टाइमिंग से लेके हर एक चीज़ सेलेक्ट करके उतरता है, और हर एक अपने मृग की जो जान है उसको बचा लेता है। जब बचा के नीचे उतर के आता है, अपने पिताजी के पास जब आता है, तो उसका पिताजी जब देखते हैं, तब वो देखें वो क्या बोलते हैं। वहाँ 4 महीने रहकर वे मृग खेत कट जाने पर पर्वत से उतरे। काल मृग लौटते समय भी पहली ही तरह से लौटकर बाकी मृगों को भी मरवाकर अकेला ही वापिस आया, लेकिन लखन मृग की मंडली का एक भी मृग नष्ट न हुआ। उसने 500 मृगों के साथ माता-पिता के पास वापिस आया। बोधिसत्व ने दोनों पुत्रों को आता देख मृगगण से बातचीत करते हुए ये गाथा कही। होती सिलवतंग अत्थो पटिसन्थार वुत्तीनंग लक्ष्मणं पश्य आयनत आयन्त आतिशंग पुरखतंग अथ पश्यसि म कालंग सुविहीनंग च आतिहि। यानी कि इसमें कहते हैं जो सदाचारी या श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने वालों की उन्नति होती है, जाति संघ के आगे आगे आते हुए लक्षणों को देखो, और जाति संघ से रहित आते हुए इस काल को तो तुम देखते ही हो। तो यही बोलते हैं कि देखो, दो मेरे बेटे थे, दोनों के हाथों में दो तरह के पूरी जनता, आधा आधा जनता हमने दे दी। तो लखन जो है ई जनता को बचाने में सफल हो गया, हर एक जनता की कीमत समझा, उनके जान की कीमत समझा, और वही जो दूसरा था उसने खुद दिमाग नहीं लगाया, और न उसके लोग इतना दिमाग लगा पाए, इन सब ने अपनी जान गँवा दी। आज की डेट में आप देखिए कि कौन-सा लीडर जो है जिसके पीछे आपको चलने की ज़रूरत है, जो आपकी भी जान बचा लेगा, आपके सारे हक अधिकार दिला देगा, और आप सबको सुरक्षित रहेगा, और कौन है जो आप जाएँ भाड़ में और जिसने शोषण किया है उसी की जाके चाटने लगेगा? तय कर लीजिए। आपकी भी जान कहीं पे अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए आपकी भी जान दाँव पे लगा देगा। तय कर लीजिए। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी मोटिवेशनल कहानियाँ दिखाई गई हैं, सिलेक्शन दिखाया गया है। मैं इस तरह की एक्चुअल में कहानी यहाँ पे क्या दिखाई जा रही है कि जो काल ज है, वो फिर से अकेला रह गया। उसको बाय डिफ़ॉल्ट मिले थे, उसको भी वही चीज़ मिली थी जो बड़े भाई को मिली थी। लेकिन छोटा भाई जो है, अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करते हुए अपने एम्पायर को गँवा दिया, अब बड़ा भाई जो है उसको बचाए रखा। तो इस कहानी की जो तुलना की गई है, वो अब आते हैं कि इसको पहले तो ये जो सूत्र है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे, एक-एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन किया गया है। यहाँ सिलवत का अर्थ है शुक्ल शील से युक्त, आचार युक्त यानी सदाचारी, अर्थ उन्नति,
पटिसंथार वृत्तिन यानी धम पटिसंथार अथवा आमिष पटिसंथार, उन दोनों की वृत्ति को कहते हैं पटिसंथार वृत्ति। सो उन पटिसंथार वृत्ति वालों का पाप निवारण संबंधी उपदेश। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक-एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है, तो उस पे हम नहीं जाएँगे, हम मुद्दे पर सीधे आते हैं। तो दोनों की तुलना की गई है कि किस तरह से एक व्यक्ति बचाने में सफल होता है और दूसरा नकारा निकलता है। तो बुद्ध ने भी भिक्षुओं, जाति संघ भाइयों के साथ आता हुआ सारीपुत्त केवल अब ही सुंदर नहीं लगता, पहले भी शोभा देता था, और देवदत्त केवल अब ही गुण से रहित नहीं हुआ, पहले भी हुआ है। इस धर्म देशना को इसमें दिखाते हैं कि ये जो लखन है, ये लखन ही बेसिकली आज के समय में सारीपुत्त है। और ये जो काल है जो अपने लोगों को भी मरवा दिया, खाली हाथ रह गया, अकेला रह गया, ये दरअसल ये देवदत्त है। और फिर बोलते हैं कि उसमें जो इनके माता-पिता थे वो दरअसल पिता तो मैं ही था और माता जो है वो राहुल की माता थी। ये एक भिक्षु जो है कहानियों को 2 कहानियों को जब अटैच करते हैं तो इस तरह से अटैच कर देते हैं ताकि लोगों को इसमें फ़ील आए कि तथागत बुद्ध से जुड़ी हुई घटना है। तो ये कुल मिला के इस जातक में यही चीज़ दिखाई गई है कि जो भी एकता को तोड़ देगा, जो भी अपने लोगों को तोड़कर कुछ नए नियम ज़्यादा एक्स्ट्रा नियम बनाने लगेगा, किसी को भी फ्लेक्सिबिलिटी की जगह पे स्ट्रिक्ट नियम फ़ॉलो करने की जो सलाह देगा, वो हमेशा अकेला रह जाएगा। इसीलिए मैं बार-बार बहुजनों से कहता हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नियम नहीं फ़ॉलो करना है। तथागत बुद्ध ने फ्लेक्सिबल मार्ग दिया था, उन्होंने मध्यम मार्ग दिया था। अगर आप स्ट्रिक्ट होंगे, तो स्ट्रिक्ट चीज़ें जो होती हैं ना, वो सरफेस टेंशन नहीं झेल पाती हैं। गर्मी के दिनों में चटक जाती हैं, जाड़े के दिनों में जब सिकुड़ती हैं ना, तब भी चटक जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है, वो फैलाव की जो कंडीशन होनी चाहिए, वो बहुत कम होती हैं, इसीलिए वो बिखर जाती है, टूट जाती हैं, जैसे हीरा है, चटक जाएगा। लेकिन जो फ्लेक्सिबल होगा वो जैसे रेल की पटरियाँ हैं, आप देखे हैं ना बीच में थोड़ा-थोड़ा स्पेस छोड़ा जाता है, क्यों छोड़ा जाता है? वो इसीलिए छोड़ा जाता है ताकि गर्मी के दिनों में जब वो फैलाव होगा लोहे में गर्मी के कारण, तो वो जो खालीपन है बीच में उसको मेंटेन कर लेगा। अगर आप बीच में थोड़ा-थोड़ा जगह नहीं देंगे, तो वो आपस में ही जो पटरियाँ हैं लोहे की, टेढ़ी-मेढ़ी हो जाएँगी और ट्रेन पलट जाएगी। इसलिए खाली जगह दी जाती है। ऐसे ही जो ब्रिज बनाया जाता है, आप देखेंगे जो ओवर ब्रिज बनाए जाते हैं, उनके बीच में भी रबड़ की एक परत दी जाती है, ताकि जो गाड़ियाँ हैं उस पर चलती हैं या जो मार्चिंग होती है, लोगों की जो मार्च करते हैं, तो उससे जो कंपन होता है, उससे जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, उस चीज़ को वो रबड़ जो है जब हिले-डुले तो बैलेंस कर ले दब के या फिर फैला के। अन्यथा ऐसा एक बार हुआ था 1945 के करीब में, अमेरिका का एक ब्रिज जो है, आर्मी मार्च कर रही थी ओवर ब्रिज पे और टूट गया वो। समझ रहे ना? वो ब्रिज ही टूट गया, फ्रीक्वेंसी बर्दाश्त नहीं कर पाया। फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, खटाक से टूट के बिखर जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि जब सुपरसोनिक जो प्लेन्स जाती हैं, तो जो काँच की खिड़कियाँ होती हैं, उनको आपको पता तो नहीं चलेगा सुपरसोनिक है, साउंड आपको नहीं लेकिन वो खटाक से टूट जाएँगी, चटक जाएँगी। आप सोचेंगे कि यार खिड़की कैसे चटक गई? हवा-ववा तेज़ बही है क्या? कुछ हो गया क्या? कि खिड़की जो है चटक गई, आपको पता भी नहीं चलेगा। और फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी जो है, वो नहीं बर्दाश्त कर पाती हैं कुछ चीज़ें। तो कुल मिला के यहाँ पे ये कहने का मतलब है दोस्तों कि हमें एक साथ चलना है और अपने को फ्लेक्सिबल करें, ना कि किसी छोटे-मोटे पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे कि नहीं ये चीज़ नहीं हो रहा है तो भैया हम इसमें से निकल के अब लें अपना बनाने के लिए, लें 1000 संगठन बना लेंगे, 2000 संगठन। अरे जनसंख्या 85% है तो 85% हम जो है 85,000 संगठन बना लेंगे। अब तुम 3% राज करो, हम 85% ना संगठन बस बना के घूमेंगे। समझ रहे हैं ना? संगठन ही बनाएँगे बस। हाँ। अब राज तुम ही 3% करना, हमको बस संगठन बनाना है। तो हमारे बिखरने का कारण जो है वो ये है कि हम जातकों से प्रेरणा नहीं ले रहे हैं। 2600 साल पहले, 2500 साल पहले ये जातकें बना-बना के हम लोगों को एक साथ होने के लिए उदाहरण दिए गए हैं कि कहाँ-कहाँ हम बिखर सकते थे भविष्य में। हमने बुद्ध धम्म को छोड़ दिया, हमने जातकों से प्रेरणा लेना छोड़ दिया, हमने इनकी शिक्षाएँ लेना छोड़ दी और हम क्या करें हवा में बात कर रहे हैं।
उधर से उड़ के आया, उधर एक असुर था, तो एक ज़हर पी लिया, तो एक त्रिशूल भोंक दिया, तो एक उस पर हाथ रखने गया, तो एक जो है कूद के सूरज को खाने पहुँच गया। पता नहीं कहाँ हवा-हवाई गपोड़ में फँस गए। इतनी सुंदर-सुंदर कथा कहानियाँ हमारे धम्म में थीं, हमने छोड़ दिया पढ़ना, अपने धम्म से मुँह मोड़ लिया। जो हमको नीचा कहता था उसी के पीछे चाटुकारिता में घुसने लग गए हैं। कहाँ से हमको पता चलेगा अपना ज्ञान, हैं? जो कथा कहानी गपोड़-गपोड़ गाथा उसको हम विद्वान मानने लगे हैं जहाँ हमको सीखने की बारी थी, अच्छा ये सब ये कौन है, ये क्या है, करने लग गए, कहाँ से हम सीखेंगे? इसीलिए अभी भी वक़्त है दोस्तों, हर व्यक्ति जो है धम्म को जानिए, धम्म को पढ़िए, सीखिए इससे। इसमें वो चीज़ कहानियाँ हैं जो हमको टूटने से बचा सकती हैं, जो चीज़ें हम लोगों में ऑलरेडी आ चुकी हैं, उन सब की जो गुंजाइश है वो पहले ही बताई जा चुकी है। हमने बस पढ़ना छोड़ दिया ठीक वही चीज़ हम पर आ गया। समझे ना? हम पे वही चीज़ ठीक आ गई है, हम इसी तरफ बिखर गए हैं। तो वापस रिटर्न होइए, उस चीज़ को समझिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो चलें इसके साथ ही आज की हम ये जातक कथा को यहीं पे ख़त्म करते हैं और ये तो आपको पता ही है, छोटा-सा होता है आधे घंटे से 45 मिनट का होता है जो कि जातक कथा ख़त्म हो चुका है। तो आप लोग इसको आप शेयर कर सकते हैं, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए और इसी के साथ ही आज मैं अब आपको अ, एंड करूँगा अब। यहाँ पे कोई देखें क्या लिखते हैं ये? जयप्रकाश पाटिल लिख रहे हैं, मैं दान देना चाहता हूँ पर पैसे कैसे करूँ मुझे नहीं आता। जयप्रकाश पाटिल जी अगर आपको मैं दान नहीं लेता हूँ, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ, मैं कोई दान नहीं लेता हूँ, कोई अकाउंट दान नहीं लेता हूँ। हाँ, अगर आपको काम मेरा पसंद आ रहा है, आप सपोर्ट करना चाहते हैं, आप यूट्यूब पे रैशनल वर्ल्ड सर्च कीजिए या साइंस जर्नी सर्च कीजिए, कोई सा भी आप सर्च कर लीजिए और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चले जाइए। मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे साइंस जर्नी ही सर्च कर लिया। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ। यहाँ पेज शेयर करके दिखा देता हूँ। या पेज तो आपको यहाँ रैशनल वर्ल्ड मिल गया, साइंस जर्नी मिल गया। किसी पर भी आप क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए साइंस जर्नी पे ही आपने क्लिक किया। तो साइंस जर्नी ये आपको मिल गया यहाँ पे लखन जातक, ठीक है? आप क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे जॉइन का ऑप्शन है। ये सब्सक्राइब लिखा है, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब इसके बगल में ये जॉइन का बटन है, उसको क्लिक करेंगे जॉइन का बटन तो आपको ना कुछ ऑप्शंस आएँगे चैनल को वो करने के लिए मतलब इसके मेंबरशिप लेने के लिए। तो वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा मैं कुछ और पॉइंट्स आपको बताता हूँ, जैसे ये अभी लाइव चल रहा है, इसको आपने क्लिक किया यहाँ पे। Albert School. तो ये अभी एडवर्टाइज़मेंट आ रहा है, यहाँ पे लाइक का ऑप्शन आ रहा है, लाइक शेयर का ऑप्शन आ रहा है और ये राइट साइड में देखिए ये चैट चल रहा है, लोग जो लाइव चैट कर रहे हैं। इस लाइव चैट में आप यहाँ पे देखेंगे, तो लाइव चैट में यहाँ पे नीचे पे ऑप्शन आता है, ये चूँकि मेरा ही पेज है, मैंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है क्योंकि इस पे सब्सक्राइब पहले लॉगिन करना पड़ता है इसीलिए दिखा तब आएगा वो। अगर आप लॉगिन किए हुए हैं अपने जीमेल अकाउंट वगैरह से, तो यहाँ पे ना सबसे नीचे जहाँ पे कमेंट हो रहा है, यहीं पे आपको राइट साइड या लेफ्ट साइड में आपको वो दिखेगा अ, डॉलर का एक आइकन दिखेगा। उस डॉलर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा लाइव में सुपर चैट का, सुपर स्टिकर करने का, मेंबरशिप का, इस तरह के ऑप्शन आ जाएँगे। वो भी कर सकते हैं। प्लस जो सबसे बेस्ट मेथड है आपको सपोर्ट करने का, वो है ये नीचे आइए, ये देखिए यहाँ पे ये जो 3 न जो वाचिंग दिखा रहा है आपको, ये जो वाचिंग लाइन यहाँ पे नीचे, यहाँ जो मोर लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कीजिए। जब इस पे आप मोर पे क्लिक करेंगे, तो देखें ये ढेर सारे ऑप्शन आपके पास आ गए हैं। ये जो ढेर सारे ऑप्शन आ गए हैं, इसमें से सबसे बेस्ट जो मेथड है, वो है आपको ये बेस्ट वे टू सपोर्ट साइंस जर्नी टू बाय मी कॉफ़ी। इसको क्लिक करके भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो पैट्रियन पे मेंबरशिप ले सकते हैं। ये दोनों बेस्ट मेथड हैं सपोर्ट करने के और ये चैनल मेंबरशिप है जो मैं पहले बता चुका हूँ। और ये सपोर्ट का प्रोसीजर एक वीडियो बना रखा है, कैसे सपोर्ट करें, जो वीडियो 199 है साइंस जर्नी पे, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं, अगर किसी को
करना है, सपोर्ट करना है तो इन माध्यम से कर सकते हैं। बाकी मैं कोई इसके अलावा एक्स्ट्रा डोनेशन नहीं लेता हूँ या अकाउंट कोई डोनेशन नहीं लेता। किसी भी तरह का कोई यूपीआई, जीपे या किसी तरह का और भी फ़ोन पे इस तरह का कुछ भी नहीं लाते लेता इसके अलावा, या कहीं कोई अगर मेरे नाम पर इस तरह की चीज़ें कोई माँग रहा है तो वहाँ भी कतई सपोर्ट मत कीजिएगा। जो चीज़ें हैं इस चैनल पे हैं और हर वीडियो में इसी तरह की लिंक मिलेगी। रेशनल रेशनल वर्ड, साइंस जर्नी, अनटोल्ड, रेशनल डिबेट, इन सब पे भी आप कर सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस है। तो चलें अब यहाँ पे कुछ सुपर चैट्स ये आए हैं। ए एनीमे बॉस जी लिखते हैं, सर एनलाइटमेंट जैसी चीज़ सच में होती है क्या? एनीमे बॉस, एनलाइटमेंट जैसी चीज़ बिल्कुल होती है। जैसे आप ये कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है बहुत समझदार है। उसको किसी भी बात को उसका जवाब देने में, सही जवाब देने पे उसको आप कह सकते हैं कि ये एनलाइटमेंट है, उसका बहुत अच्छा रिसर्च है। उस टॉपिक का मतलब उससे बेस्ट आपको कोई जवाब नहीं दे सकता। उस पे उसका गहरा रिसर्च है, तो आप कह सकते हैं इस टॉपिक के लिए ये व्यक्ति एनलाइटेंड है। एनलाइटेंड जो वर्ड आया है वो बेसिकली इस यही शब्द आया है कि इंसानों में महामानव के लिए एक तरह से, कि इंसानों में सबसे परफेक्ट जवाब अगर मिल सकता है तो इस व्यक्ति के द्वारा मिल सकता है, उसी को कहा गया एनलाइटमेंट। तो तथागत बुद्ध को महामानव कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि उनकी जो एक्सपर्टीज थी वो इंसानों पे थी कि एक इंसान जो है कैसे अपना जीवन गुजार के इस दुनिया से जा सकता है। उनसे बेहतर उस पर काम आज तक किसी ने नहीं किया था। सब लोग जो हैं अपने पर्सनल स्वार्थ में मरते थे, उन्होंने पूरी दुनिया का एक ऐसा काट निकाल लिया कि ये भी व्यक्ति अच्छे से जी सकता है, अब पड़ोसी भी जी सकता है, सब बड़े अच्छे से आसानी से जी सकते हैं, एक-दूसरे में खटपट, मार-झगड़ा, खटाई-पटाई नहीं होना है। तो इसीलिए उनको इस चीज़ का एनलाइटेंड कहा गया कि इस फ़ील्ड का, एक इंसान की ज़िंदगी कैसे जी कर जाए, इस फ़ील्ड में वो एनलाइटेंड है। उनसे बेहतर सॉल्यूशन मानवीय जीवन के लिए और कोई दे ही नहीं सकता। और मानवीय जीवन ही नहीं, वो तो जीव-जंतुओं पे काम कर रहे थे। आप देखेंगे जातक कथाओं में जीव-जंतुओं की मदद ली गई, कि कैसे एक जीव-जंतु है, उनमें कैसे स्नेह भाव, उनके दर्द और मर्म को बताया गया, जबकि बाकी दूसरे धर्म मज़हबों में आप देखेंगे, भाड़ में जाए जीव-जंतु, पहिले स्वाद, 50 कहानी बनना शुरू कर देगा, अरे मारो, काटो, खाओ, हैं? इसीलिए हम जन्म लिए हैं क्या? ये सब ईश्वर अल्लाह गॉड देखेगा, क्या है, क्या नहीं है? हमारा काम है, हमको पसंद आता है चिकन मार के काट के खाएँगे, बकरा पसंद आता है मार के काट के खाएँगे, गाय, भैंस, बैल क्या छोड़ेंगे? बताइए। तो वो सोचते तक भी नहीं है। और यहाँ पे जीव-जंतुओं के माध्यम से कहानियाँ दिखाई जा रही हैं कि उनके अंदर भी कितनी परिपक्वता है अपने समाज को लेकर, अपने जीव-जंतुओं को लेकर, अपने जो उनके जो साथ वाले जीव-जंतु हैं, उनकी जान कैसे बचानी है, वो कैसे संघर्ष कर रहे हैं, उनके पक्ष की बातें बुद्धिज़्म कर रहा है। समझ रहे हैं ना? किस हद तक वो अंदर तक जाके सोच रहा है। तो ये चीज़ें हैं। और इसके बाद से सुरेन जी का यहाँ सुपर स्टिकर है और फिर यहाँ पे अमित वाल्डे जी का सुपर स्टिकर है। शुक्रिया जी आप लोगों का। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग यहीं पे क्लोज़ करते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और फिर हम लोग मिलते हैं संडे को 7:30 पे नए टॉपिक डिबेट के साथ। शुक्रिया आप सभी का।